तो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशियन रेवोल्यूशन की, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से। बट इस वीडियो को आज स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि रशियन रेवोल्यूशन ने दुनिया के अंदर कितना बड़ा रोल प्ले किया है। तो इसमें मैं कुछ नाम लूंगा: भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, एम एन रॉय, चंद्रशेखर आजाद और न जाने और भी कितने। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं वो सब रशियन रेवोल्यूशन को आइडियलाइज करते थे। वो सब चाहते थे कि इंडिया के अंदर भी रशियन रेवोल्यूशन जैसा ही हो, और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो इसीलिए लड़ते थे। तो इसमें कई सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनको रशियन रेवोल्यूशन ने इंस्पायर किया था इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहली चीज, रशियन रेवोल्यूशन है क्या? तो जो रशियन रेवोल्यूशन है ना, वो एक ऐसा मूवमेंट हुआ था रशिया के अंदर जिसके अंदर जो गवर्नमेंट थी रशिया की, वो एक एब्सोल्यूट मोनार्की की मतलब राजशाही प्योर फॉर्म में, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा ने जो बोल दिया वो फाइनल है, सब कुछ जैसे आपको समझ में आता है ना एक राजशाही से, वो होता था। उससे एक कम्युनिस्ट डिक्टेटर रेजीम फॉर्म हुई। अब कम्युनिस्ट क्या होता है? कम्युनिस्ट वो होते हैं जिसके अंदर सरकार हर चीज चलाती है, प्राइवेट कंपनियों ना के बराबर ही होती हैं। आपका पेन से लेके आपके साबुन नहाने का, आपके जूते, आपका जो जॉब होगी, आपकी जो हाउसिंग होगी, आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज होंगे, आपके जो स्कूल्स होंगे, सब कुछ सरकार देखेगी। तो एवरीथिंग इज गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू द कम्युनिस्ट रेजिम। और डिक्टेटर क्यों? क्योंकि रेगुलर इलेक्शंस नहीं हुए, इसलिए। तो आगे आते हैं कॉजेस कि भाई ऐसी भी क्या आफत आ गई थी, ऐसी क्या जरूरत थी कि रशिया के अंदर एक पूरा रेवोल्यूशन आ गया और पूरी जो मोनार्की थी उसको धक्के मार के निकाला और एक डिक्टेटर कम्युनिस्ट रेजीम स्थापित हुई। तो इसका सबसे पहला कारण था, और सबसे इंपॉर्टेंट कारण भी यही था वैसे तो, जो थी ऑटोक्रेसी इन रशिया। अब ऑटोक्रेसी क्या होती है कि पहली चीज तो राजा तो सीनियर तो होता ही है सबका, बट जो राजा ने बोल दिया उसको अपोज करने वाला कोई नहीं होता, और जो होता है वो उसको खत्म कर देता है। कि मतलब राजा ने बोल दिया कि आज से सारे लोग पिंक कलर की चप्पल पहनेंगे तो सब पहनेंगे, चाहे वो कितना ही स्टूपिड आर्ग्यूमेंट हो, कुछ भी हो, पर राजा ने बोल दिया तो वो मानना पड़ेगा। ये होती है ऑटोक्रेसी। अब रूलर्स तो एब्सोल्यूट थे ही, बट जो रूलर्स थे ना वो अपोज अपोज करते थे कोई भी रिफॉर्म। अब रिफॉर्म क्या होते हैं? अब यार कोई बंदा काम करता है, दिहाड़ी मजदूर है, वो आगे राजा से बोलेगा कि साहब ऐसे ऐसे थोड़ी दिक्कत है, समझिए ये। थोड़ा सा आप लैंडलॉर्ड्स को, थोड़ा सा जो कैपिटलिस्ट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उनको थोड़ा सा आप बोलिए कि थोड़ी सी हमारे ऊपर, हमें ज्यादा टाइम तक काम ना करवाया जाए, थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ा दो, कुछ और कर दो, कुछ हमें खाने पीने की दिक्कत हो रही है, थोड़ा टैक्स कम कर दो। पर नहीं, राजा तो अपनी मौज में था, उसने सारा कुछ मना कर रखा है, कुछ नहीं कर सकते तुम। दूसरी चीज थी पॉलिसी ऑफ रूसिफिकेशन बाय जार निकोलस टू। ये नाम याद रखना, अब जार निकोलस टू ये कई बार आएगा आज। अब जार निकोलस टू कौन था? ये उस टाइम पे रशिया का राजा था, और इसकी पॉलिसी थी रूसिफिकेशन की। अब रूसिफिकेशन क्या होता है? रूसिफिकेशन ऐसी चीज थी कि रशिया के अंदर ना, रशियन एम्पायर बहुत बड़ा था, उसके अंदर कई देश आते थे उस टाइम पर। आज की डेट में पोलैंड के कई हिस्से आते थे, फिनलैंड के कई हिस्से आते थे। आगे मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, चलो। यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर पोलैंड का हिस्सा काफी सारा आता है, यूक्रेन आता है, यूक्रेन का एरिया आता है कई सारा। उसके नीचे देखोगे ना, यहाँ पे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस एरिया में भी रशियन एम्पायर था। ऊपर फिनलैंड वाले। तो ये लोग थे ना, इनका थोड़ा सा अलग कल्चर था। जो टिपिकल रशियन कल्चर होता है ना, उससे थोड़े से अलग थे। बट जो रशिया का राजा था, जार निकोलस टू, उसको ये नहीं चाहिए था। उसको बोले सारे हो रशियन, क्यों, क्या, कैसे, नहीं, मुझे चाहिए बस। इस वजह से। अब इस वजह से जो दूसरी पॉपुलेशंस थी, जो दूसरा धर्म या दूसरे तरीके का कल्चर फॉलो करती थी, वो दबाई जा रही थी। अब अगली चीज आती है इंस्पिरेशन। अब ये सब चल तो रहा था, बट जो लोग थे उनको मार्गदर्शन, यानी एक पाथ जो था ना, वो इन दो रेवोल्यूशंस, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 में हुआ, और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ, और यहाँ रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1905 में। तो इंस्पिरेशन, जो लोगों को पता चला कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं हम, कि हाँ सरकारें पलटी जा सकती हैं और सरकारों को अपने फेवर में किया जा सकता है। देयर इज अ पाथ कि ये पॉसिबल है। अब मान लो कोई चीज आप बोलो, वो
चीज इतिहास में कभी हुई ही नहीं हो, तो उस चीज के लिए लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर कोई चीज इतिहास में हो रखी हो किसी भी देश में, तो उससे इंस्पायर करना लोगों को बड़ा आसान होता है। तो ये दो भी थे बहुत बड़े रीजंस थे। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था रशिया में काफी लेट, कंपेयर करें अगर यूरोप के तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज लग गई बड़ी बड़ी। तो इससे क्या हुआ, तो ये आप दो मैप देख सकते हो, लेफ्ट में दिख रहा है पॉपुलेशन ऑफ रशिया 1850s के टाइम पर, और ये थी पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन 1914 के टाइम पर। तो ये जब इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ी, इससे क्या होता है, जो अर्बन पॉपुलेशन है ना वो बढ़ती है। अब अर्बन पॉपुलेशन बढ़ना है कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अर्बन पॉपुलेशन पहले 6 से 10% थी, अब 15 से 18% हो गई। बट अब इससे क्या हुआ, शहरों में आई भीड़। अब शहर इंडस्ट्रीज लगी थी तो शहरों में ही है, गांव बहुत दूर के इलाके में तो लगती नहीं इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगी शहरों में। तो जो लोग खेती बाड़ी करते थे वो सारे आ गए कि यार हम तो इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा अच्छा लाइफ मिलेगी, तो वो भी शहरों में आ गए। तो शहरों में क्रिएशन ऑफ स्लम स्टार्ट हो गई। अब स्लम्स बनने शुरू हो गए शहरों के अंदर। और शहर में जब आना इतना आसान तो है, बट शहर में सरवाइव करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शहरों में है महंगाई। तो वो ज्यादा पैसे के चक्कर में आ तो गए, बट जो खर्चे निकल गए वो इतने ज्यादा निकल गए कि उनके वो पैसे ही कम पड़ने लग गए। अब और उसके साथ साथ काम इतना ज्यादा करवाते थे, और जब एक फैमिली थी, एक रेगुलर फैमिली ऑफ 4 थी, जिसके अंदर एक पति था, एक पत्नी थी और 2 बच्चे थे। तो ऐसा होता था कि ये चारों लोग मिलकर काम करते थे, जब जब जाके होता था कि उनको 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है। इतनी महंगाई थी, कंपेयर करें अगर एक एवरेज मजदूर की सैलरी से जो फैक्ट्री में काम कर रहा है। दूसरी चीज थी कि फैक्ट्री के अंदर कोई नॉर्म्स नहीं थे, जैसे आज की डेट में सेफ्टी नॉर्म्स आते हैं कि आपको इतना इतना सेफ्टी देनी पड़ेगी, पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा, साफ पीने का, टॉयलेट्स देने पड़ेंगे। उस टाइम पर कुछ नहीं था। पकड़ के ऐसे दबा के बंद भी कर देते थे, जो बंधुआ मजदूरी थी वो भी चलती थी उस टाइम पर। तो कि जबरदस्ती ही काम कराया जा रहा है सबसे, 15-15 16-16 घंटे दिन के, और सैलरी उतनी मिल रही है कि ओवर टाइम के भी पैसे नहीं मिल रहे, दिन की जितनी मिलती उतनी मिलेंगी। तो इस चीज से जो जनता थी वो काफी परेशान थी कि यार एक तो काम कर रहे हो, ऊपर से ऐसी तैसी हो रखी है बिल्कुल, या ये राजा है वो कुछ कहता नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट के खास है, क्योंकि उससे पैसे मिल रहे हैं उसको। तो अब इससे क्या हुआ, इतनी सारी जो हार्श कंडीशंस बनी जो भी डिस्कस हुई, इसकी वजह से जो वर्किंग मिडिल क्लास थी, जो वर्किंग क्लास थी, वो इकट्ठी हो गई इन सबके खिलाफ। अब क्योंकि सबके साथ ही अत्याचार हो रहा है, सबके विचार एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो जनता तो इकट्ठी होएगी कि यार हमारे साथ भी गलत हो रहा है, हमारे साथ भी गलत हो रहा है। अब उसी टाइम पर जो जनता इकट्ठी हो रही है, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, वो बन गई सोशलिस्ट लीडर्स। अब सोशलिस्ट क्या होते हैं कि वही जो बोलते हैं ना, सब में हम बराबरी लगाएंगे, ये कोई बहुत अमीर नहीं होगा, कोई बहुत गरीब नहीं होगा, ये जो गैप है अमीर और गरीब का, इसको खत्म करेंगे, सबको बराबर रखेंगे। तो वो उन लोगों का राइज होने लग गया। और जो वर्किंग क्लास थी, जो मजदूर थे, जो डेली वाइज वर्कर्स थे, फैक्ट्रीज के अंदर जो काम करते थे, वो इनके पीछे लग लिए कि हाँ ये हमें बचाएंगे, ये बंदे सही हैं। तो इन्होंने जो था ना, इन्होंने ही रेवोल्यूशन का पाथ ड्रू करा, क्योंकि जनता नाराज तो हो गई। अब पॉपुलेशन इकट्ठी तो है ही कि हम तो खिलाफ हैं, बट उन्हें एक रास्ता दिखाने के लिए लीडर्स चाहिए थे। तो वो ये सोशलिस्ट लीडर्स की राइज में हुआ। और ये एक लास्ट चीज की वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ गई। अब वर्ल्ड वॉर 1 ने क्या किया था ना, कि वर्ल्ड वॉर 1 ने इतनी जो, क्योंकि जब एक देश लड़ाई करता है, वो भी वर्ल्ड वॉर जैसी, तो उसके अंदर क्या होता है कि पैसे लगते हैं और खाना जो बहुत सारा जाता है वॉर के अंदर। तो उस वजह से रशिया के अंदर भूखमरी भी बन गई, और भी बहुत सारी चीजें हो गई, और जो पैसे थे, इन्फ्लेशन और बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। उसकी वजह से रशिया की जो जनता थी वो और ज्यादा नाराज हो गई, जो ऑलरेडी नाराज तो थी ही। तो इसके बाद क्या होता है, कुछ इवेंट्स होते हैं जो रशियन रेवोल्यूशन से पहले होते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला इवेंट होता है रूसो जापानीज वॉर। अब आप सोचोगे वॉर का क्या रिलेशन है, वो भी मैं समझाता हूँ। बैटल ऑफ सुशीमा। तो रशिया और जापान था, इसकी वॉर हुई थी 1904 में, आपस में इन दोनों की। अब इस वॉर में क्या हुआ कि जापान वालों ने ना बुरी तरह मारा था रशियंस को, मतलब बिल्कुल ही खत्म ही कर दी। तो इसमें क्या हुआ कि जो जनता थी ना, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि हाँ, राजा इतना पावरफुल नहीं, कि राजा अभी जंग हार के हटा हुआ बुरी तरह जापानीज से। तो राजा इतना पावरफुल दिख नहीं रहा, तो जनता की हिम्मत बढ़ती है कि हाँ हम इसके खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं।
तो एक चीज तो ये हुई। अब इसी के चक्कर में इनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो 1905 में ना, ये आपको मैं फोटो से दिखाता हूँ। 1905 में सेंट पीटर्सबर्ग एक इलाका है जो कैपिटल है रशिया का उस टाइम पर। वहां पर क्या होता है ना, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट, ये आप देख सकते हो, यहाँ पीछे तक पता नहीं कितने सारे लोग हैं, और इससे भी ज्यादा ही थे बल्कि, तो जितने दिख रहे हैं ये भी कमी है। बहुत सारे लोग सेंट पीटर्सबर्ग में गए और वहां पर राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे कि हमें राइट्स दो, ये करो, रिफॉर्म्स लाओ सोशल, कि हमें अच्छी जिंदगी चाहिए। तो उस टाइम पर क्या होता है ना, रशिया का राजा बड़ा ही मतलब ब्रूटल लेवल पे, क्योंकि था तो ऑटोक्रेसी थी, राजा ने बोलना वो तो होगा ही होगा, तो सैनिकों को उसने सीधा बोल दिया ओपन फायरिंग, कुछ नहीं, मार दो। कुछ नहीं उनको बोला, नहीं कि भाई जाओ तुम, कुछ नहीं बोला, सीधा आए सेंट पीटर्सबर्ग में जो दिखा उसको मार दो। तो एक ये इवेंट हुआ, तो इसकी वजह से जो रशियन जनता थी ना, उसके अंदर और गुस्सा बढ़ गया कि हम शांति से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, ऐसा भी क्या हो गया कि तुमने मार ही दिया। तो इसके साथ साथ एक क्रिएशन ऑफ, अब इतनी नाराज है जनता, तो रशिया के अंदर राजा को लग रहा है अब तो दिक्कत होने वाली है। तो उस दिक्कत के चक्कर में ना राजा ने बना दिया डूमा। अब वो डूमा क्या था, ये था रशियन पार्लियामेंट बनाया था एक छोटा सा, रशिया के राजा नहीं बनवाया था ये उस टाइम पर, कि जनता थोड़ी सी शांत हो जाए, इनको थोड़ा सा दिखे कि हाँ कुछ हो रहा है। तो डूमा क्या था कि एडवाइजरी बॉडी बनाई थी कि ये एडवाइस करेगी, ये लॉ लाओ वो लॉ लाओ। बट वही बात है, इन्होंने डूमा वालों ने बहुत अच्छे अच्छे लॉज बनाए, पता नहीं क्या क्या करा। रशिया का राजा के पास वो लॉ जाता, उसको लगता है ये तो मेरे खिलाफ सी चीज है, और काट दी। अब एब्सोल्यूट पावर अभी भी रशिया के राजा के हाथ में थी, बट ये बॉडी बन गई थी। तो एब्सोल्यूट पावर थी जो रशिया के राजा ने उसको पूरा एक्सप्लॉइट करा। जो भी ये लेके जाते हैं कि ये सर ये रिफॉर्म चाहिए, नहीं करना, हर बात में नहीं। तो अब उस चक्कर में क्या हुआ, तो एक तो रशियन पार्टिसिपेशन भी थी वर्ल्ड वॉर वन में, तो इससे भी जनता नाराज थी। एक थी लॉस ऑफ प्रेस्टीज, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है राजा के लिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जनता के अंदर रिस्पेक्ट होना। तो ये रिस्पेक्ट थी ना जनता के अंदर, वो कम हो रही थी। क्यों, उसमें ये बड़ा एक नाम इंपॉर्टेंट है, रास्पुतिन का। तो इसकी छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। जो रशिया के अंदर राजा था ना, उसका एक लड़का था, उसका और उसकी वाइफ जारीना का। तो वो था बहुत ज्यादा ही बीमार हो गया था, कि मतलब ऐसा लग रहा था तो मर ही जाएगा। तो उस टाइम पे आउट ऑफ नोवेयर एक बंदा आता है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, और वो जाके ठीक कर भी देता है। एक हीलर होता है, बेसिकली डॉक्टर टाइप होता है, वो बोलता है उसने हील कर दिया। तो इससे रशिया के अंदर ना, जो रशियन कोर्ट था, राजा का दरबार था, उसके अंदर इसकी बड़ी इज्जत होगी, इसको जगह भी मिली परमानेंट उसके अंदर। तो बट अब जब वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी ना, तो जो जार निकोलस था, वो तो था बिजी कि वॉर चल रही है यार, मैं तो वहां जाऊंगा। तो जो जारीना थी ना उसकी वाइफ, वो चला रही थी रशिया के अंदर राजपाट सारा। तो बात क्या हुई कि रास्पुतिन जो था ना, जारीना का सॉफ्ट कॉर्नर था अपने बच्चे को लेकर, वो चाहती थी कि यार मेरे बच्चे को इसने ठीक करा, तो इसकी बड़ी इज्जत करती थी। तो रास्पुतिन इन्वॉल्व होने लग गया डेली, जो कोर्ट में जो भी डिसीजन दे रही है वो, या फिर कोई भी एक नया लॉ पास कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसमें रास्पुतिन का इन्फ्लुएंस आने लग गया। और वो इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि लोगों को ये तक लगने लग गया, ऐसे रूमर्स थे, पक्का मुझे भी नहीं पता, बट ऐसे रूमर्स थे कि इन दोनों का आपस में चक्कर भी चल रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो जब रूमर्स इतने ज्यादा फैल गए कि रामनो फैमिली के खिलाफ, कि उनका प्रेस्टीज ही खत्म हो गया। लोग बोल रहे हैं इनकी तो फैमिली में आपस में ही दिमाग खराब है, इंटरनल पॉलिटिक्स ही खराब है इनकी फैमिली की। तो उस चक्कर में लोगों ने इज्जत करनी बंद कर दी पूरी फैमिली की एज अ होल, कि पति तो कहीं और है, बीवी यहाँ है, उसका किसी और के साथ ही कुछ चल रहा है। तो उस वजह से एक प्रेस्टीज वाला फैक्टर है ना, वो खराब हो रहा था रामनो फैमिली का। और एक ही लास्ट चीज जो थी, फूड शॉर्टेज और प्रोटेस्ट। अब ये दो चीजें ऐसी है ना, इसकी वजह से बंदा आता है उस पे प्रोटेस्ट करने पे, क्योंकि खाने की जब कमी हो जाती है ना, तो फिर बंदा सोचता है अब तो मरना ही है, उस वाली सिचुएशन में आ जाता है। और प्रोटेस्ट तो चल ही रहे थे, और ये इतनी सारी चीजें हुई, इस वजह से हुआ स्टार्ट द रशियन रेवोल्यूशन। अब रशियन रेवोल्यूशन भी दो पार्ट्स में हुआ था, एक फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और एक अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। अब इसमें पहले एक डेट में कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको थोड़ा आराम से समझते हैं। तो ये हुआ था 23 फरवरी 1917 अकॉर्डिंग टू जूलियन कैलेंडर। अब रशिया के अंदर चलता था जूलियन कैलेंडर, बट जो पूरे दुनिया में चलता था ना, वो था ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो जो रशिया का जो कैलेंडर था ना, उसके हिसाब से 23 फरवरी को हुआ था, इसलिए इसका नाम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन है। बट जो दुनिया के कैलेंडर के हिसाब से था ना,
वो था 8 मार्च 1917। तो बट अभी क्वेश्चन में आए ना कि रशियन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कब हुआ था, तो उसके अंदर ये जरूर देख लेना, अगर तो मेंशन किया हुआ है कि जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हुआ है, कि अकॉर्डिंग टू जूलियन कैलेंडर कब हुआ था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, तो उसमें आपने मार्क करना 23 फेब। बट अगर ये पूछें कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब हुआ है, या फिर इन जनरल किस डेट को हुआ था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन स्टार्ट, तो आपने बोला 8 मार्च 1917। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। अब एक चीज होती है कि ये चीजें हुई क्यों, अब स्टार्ट कैसे हुई, तो फूड शॉर्टेज थी जो बताई, हजारों लोग थे ना, वो सेंट पीटर्सबर्ग जहाँ पे संडे मैसेकर हुआ था, जो कैपिटल था उस टाइम पे रशियन एम्पायर का, उसी के अंदर हजारों लोग गलियों में घुस गए और प्रोटेस्ट करने लग गए रशियन राजा के खिलाफ। यहाँ पर एक पिक्चर है उस टाइम की, यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि कितने मास के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक लोग ही लोग, बच्चे बूढ़े औरतें सब, ये सब रशिया के राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आ गए कि सब कुछ ठीक करो। तब इसमें क्या हुआ ना कि भाई रशिया का राजा था, अब संडे का जो मैसेकर था, ब्लडी संडे मैसेकर, उसके थ्रू आपको समझ में आ ही गया होगा उसका क्या ही अटेम्प्ट रहा होगा। तो उसने सीधा बोल दिया अपने ट्रूप्स को कि जाओ और उसको रेवोल्यूशन को क्रश करो। अब क्रश से उसका यही मतलब था कि मार दो सबको। बट बात क्या हुई ना, जो उसके ट्रूप्स थे यार, वो भी तो किसी के, उनका भी तो रिलेशन किसी ना किसी के साथ चलता ही था ना। जो ट्रूप्स थे वो तो सारे रॉयल नहीं थे ना, वो तो आम आदमी के बच्चे ही आ रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि जो ट्रूप्स थे ना, उन्होंने कुछ नहीं करा, वो मानने ही नहीं इसकी राजा की बात, वहां जाके खड़े हो गए हैं लोग उस जोन में। यहाँ पर भी आप पिक्चर में देख सकते हो, ये रहे रशियन ट्रूप्स, ये यूनिफॉर्म में खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये कुछ नहीं कर रहे, इनको जाने दे रहे हैं, हाँ चलो जाओ। तो इसमें क्या हुआ कि जो रशिया की जनता थी उसका और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि तो हमको तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कह रहे, रशिया की आर्मी भी कुछ नहीं कह रही। तो उसकी वजह से जो सिचुएशन थी ना, और ये सीधा बढ़ रहे थे राजा के पैलेस की तरफ, आज तो इसको मार ही देंगे। अब भीड़ इकट्ठी है, भीड़ उससे ही नाराज है, और उसने उसके ऊपर पहले ब्लडी संडे मैसेकर जैसे इवेंट्स भी हो रखे हैं। तो रशिया की जनता है नाराज और वो आ रही सीधा मारने। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ था ना कि रशिया की जो रॉयल फैमिली थी ना, वो भाग गई, वो लिटरली भाग गई। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के आसपास जो भी उनका खासम खास दोस्त था या रॉयल फैमिली थी उनके पास, वो भाग ही गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसका एडवांटेज लिया। अब ये चीज है, रशिया का राजा गायब हो गया, प्रोटेस्ट चल रहा है, जनता सपोर्ट में। तो जो डूमा थी, उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना दी, जो डूमा जो सरकार नहीं बनाई थी, उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना दी कि हम चलाते हैं अब रशिया को। कि राजा तो गया, जार निकोलस ने तो अपना थ्रोन ही अबडक्ट कर दिया कि मैं तो राजा हूं ही नहीं, भाग गया। तो डूमा बोलती कि अभी वॉर की सिचुएशन है, सब कुछ चल रहा है, हमें राजपाट संभालने दो, हम अच्छे से चलाएंगे। तो जिसके अंदर ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, अलेक्जेंडर करिंस्की। ये बंदे का राइज हुआ, ये बोला कि मैं लीडर बनूंगा नई गवर्नमेंट का रशिया के अंदर, और उसने इमीडिएटली उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ फॉर्मिंग यूनियंस और राइट टू स्ट्राइक जनता को दे दिया। और जनता बड़ी खुश होगी, ये अरे बड़े साहब आ गए, पता नहीं अब तो क्या हो जाएगा रशिया के अंदर। बड़े खुश हुए क्योंकि जार निकोलस ने ये तीनों ही चीजें नहीं दी थी। ये तीन चीज जरूर याद रखना, राइट टू स्पीच, राइट ऑफ फॉर्मिंग यूनियंस और राइट टू स्ट्राइक। तो इसकी वजह से जनता बड़ी खुश हुई। तो इसमें पहले पॉइंट में आप ये देख सकते हैं कि जनता बड़ी खुश थी, और भी था बहुत, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बढ़िया खुले बाहों से स्वागत किया गया उनका। बट उसका अपोजिशन भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो डूमा थी ना, इसने डिसाइड किया कि हम वर्ल्ड वॉर 1 को लड़ेंगे कंटिन्यूअसली। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि इनको पावर में रहना था, इनका लालच था, अलेक्जेंडर केरेंस्की का लालच था कि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई तो गवर्नमेंट ढंग की बनानी पड़ेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरह मैं नहीं राज कर पाऊंगा। तो उसकी वजह से उसने वर्ल्ड वॉर 1 में जो लड़ाई थी ना उसको कंटिन्यू रखा, जो कि बड़ा ही एक अनसक्सेसफुल मिशन रहा। वर्ल्ड वॉर 1 में बुरी तरह इनको जर्मन्स ने मारा था, इनके करीब करीब 1 लाख के करीब इनके तो सोल्जर्स मर ही गए थे। तो एक ही बैटल में वो भी, उसके अलावा भी और भी बैटल जो उसमें भी हारे ही थे। तो उसकी वजह से कई चीजें हुई, एक तो पैसे बहुत लग गए, अब वॉर है, वॉर सस्ती थोड़ा ना होती है, इतने पैसे लग गए और इतने सारी जाने गई, लोग भी बहुत सारे मरे और पैसे भी बहुत सारे गए, जिस वजह से फूड शॉर्टेज और बढ़ गई। जो जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज की वजह से लोगों ने रशिया के राजा के खिलाफ विद्रोह किया था, उसी फूड शॉर्टेज को इन्होंने और बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इनके खिलाफ हो गई अब जनता कि हम तो जी तुम्हारे खिलाफ हैं।
अब इनके खिलाफ हुई, तो हुई किसके साथ? अब देखो, जब भी किसी के खिलाफ होना होता है ना जनता, को एक लीडर ढूंढती है। तो इस टाइम पर रशिया का एक बहुत बड़ा नाम, जो कि दुनिया में हर कोई जानता है आज की डेट में, किसी ने भी अगर कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा होगा, किसी ने कुछ भी पता होगा ना उसको, तो उसको इस बंदे का नाम जरूर पता होगा, व्लादिमीर लेनिन। ये वो बंदा था ना जिसने लीड करा था अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब अक्टूबर रेवोल्यूशन अक्टूबर में जो हुआ था, ये बंदा ना बहुत ग्रेट था। इसने बहुत बेसिक लेवल पे ये सोशलिज्म का बहुत बड़ा प्रमोटर था। पहली चीज तो कि सब बंदों को सेम करेंगे। तो इसके थ्रू क्या हुआ, और इसने ये भी बोला कि मैं वॉर भी हटाऊंगा। तो इसने जनता को बड़े तीन बड़े छोटे छोटे बट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिस करे, कि कॉमन पीपल को उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें लैंड दिलवाऊंगा, पीस दिलवाऊंगा और ब्रेड दिलवाऊंगा। अब इसमें लैंड का क्या मतलब है? लैंड का मतलब है एक फिक्स्ड इनकम का सोर्स, एक प्रॉपर्टी जिसके थ्रू तुम तुम्हारी जिंदगी को चला सकते हो। पीस यानी कि हम वॉर से जो एफर्ट है उसको हटाएंगे, जो आसपास जो दंगे चल रहे हैं, फसाद चल रहे हैं, उसको बंद करवाऊंगा। और ब्रेड, ब्रेड यानी कि डेली का आपका खाने पीने की जो फूड शॉर्टेज है उसको सॉल्व करूंगा। और जब ये तीन बातें कही ना, तो जनता ने इसको ऐसे चढ़ा दिया ऊपर कि पता नहीं तो क्या आ गया हमारे पास। लेनिन ही लेनिन हो रही थी पूरे रशिया में। तो इसके बाद क्या हुआ, प्रोटेस्ट बहुत लेवल पे बढ़ गए। लेनिन बड़ा एक वो, जैसे बोलते हैं ना, कॉम्पिटेंट लीडर था। उसने बड़ी प्लान तरीके से इन चीजों को चलाया और इसको पूरा प्रोटेस्ट करा। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी ना, इसके खिलाफ इतने प्रोटेस्ट होने लग गए, जिसको बोल्शेविक पार्टी थी। अब बोल्शेविक पार्टी थी ना, इसका ही लीडर था लेनिन। एक बोल्शेविक पार्टी थी, एक मेंशेविक पार्टी थी। तो बोल्शेविक पार्टी थी ना, इसका लीडर लेनिन था। तो इन्होंने पूरा बैक करा, जितना हो सके उतने प्रोटेस्ट करे। अब इन रिस्पॉन्स, अब इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ? जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ना, वैसे तो बैठने वाले थे नहीं वो लोग। एलेक्जेंडर केरेंस्की इतना तो बेवकूफ नहीं था, और उसके साथ वाले भी इतने बेवकूफ नहीं थे कि सरकार पलटने देंगे और हम तो जी हाँ बैठे रहो। तो उन्होंने अरेस्टिंग बिगैन कर दी। बोल्शेविक जितने भी लीडर्स थे ना, लेनिन था, लेनिन के साथ दो तीन और बड़े बड़े लीडर्स थे, उन सब की अरेस्ट कर दिया कि सीधा अरेस्ट करेंगे। तो अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जनता और भड़क गई। ये चीज उनको काम डाउन नहीं करा। उनको अब एक टारगेट दिख गया कि हमारे जो लीडर्स है ना वो हो रखे कैप्चर, अब उनको हमें बचाना है। तो उसके लिए उन्होंने कूप, मतलब एक चढ़ाई जिसे बोलते हैं ना, दिल्ली चलो या ऐसे चलो, ऐसे बड़ी बड़ी बोलते हैं। तो उन्होंने एक मूवमेंट चल, 24 अक्टूबर 1917, ये डेट आप याद रखना। 24 अक्टूबर 1917 में जितने भी बोल्शेविक सपोर्टर्स थे, बोल्शेविक वही पार्टी है जिसको लेनिन लीड कर रहा था। तो बोल्शेविक पार्टी के जितने भी जो सपोर्टर्स थे कि हाँ सरकार जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इसको हमें बंद करना है, तो उसमें जितने भी रशिया की आर्मी में थे लोग, रशिया की एडमिनिस्ट्रेशन में थे, और रशिया की जो फैक्ट्रीज थी बड़ी बड़ी, उन सब पे कंट्रोल कर लिया। जो रशिया के आर्मी के सोल्जर्स थे उन्होंने मना कर दिया काम करने से, और उन्होंने अपने ही सीनियर्स पे हमला कर दिया कि हटो। और जो सीनियर्स बोल्शेविक के सपोर्टर्स थे वो तो थे ही, जो नहीं थे उनको हटा दिया कि निकलो तुम यहाँ से। एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी टैक्स के डिपार्टमेंट थे, जितने भी रोड वगैरह के डिपार्टमेंट थे, जितने भी और भी एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सब ने बगावत कर दी। और जो फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज के वर्कर्स जिनको बोल्शेविक पार्टी के जिसे सपोर्ट में थे, उन सब ने जो फैक्ट्रीज थी वही टेक ओवर कर ली। मालिक को ही जगा दिया, निकल यहाँ से तू, हम चलाएंगे फैक्ट्री में। तो उसका कंट्रोल आ गया। तो जितनी भी मेजर स्टैब्लिशमेंट थी और बिल्डिंग्स थी पेट्रोग्राड में, उन सब के ऊपर इनका कब्जा हो गया था। पेट्रोग्राड एक एरिया ही था रशिया के अंडर का। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी ना, वो इस वजह से हो गई बंद। और जो प्राइम मिनिस्टर था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, जो बाकी सारे लीडर्स थे, वो भाग गए छोड़ छोड़ के कि भाई अब तो मार ही डालेंगे, ये तो हमें ही नहीं रहना। वो अपनी पार्टी पुर्टी छोड़ के वो भी भाग गए। तो अब फाइनली फॉर्म होता है न्यू बोल्शेविक गवर्नमेंट का। बोल्शेविक गवर्नमेंट थी वो सोशलिस्ट थी नेचर में, उनके रिफॉर्म्स वो सीरियसली लाना चाहते थे। वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने वॉर भी बंद कर दी। इमीडिएटली उन्होंने वॉर बंद कर दी थी। जैसे ही वो पावर में आए उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 से डिक्लेयर कर दिया कि हम नहीं लड़ रहे। और एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें सॉल्व करने में लग भी गए। तो ऑफिशियली तो रशियन रेवोल्यूशन को यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए था। अक्टूबर रेवोल्यूशन आ गया, लेनिन राइज कर गया, उसके जो प्रोमिस किए थे उसकी तरफ वो काम करना भी शुरू कर दिया। सब कुछ हो रहा है, जनता भी साथ में।
बट अब क्या हुआ कि रशिया के अंदर चल पड़ी सिविल वॉर। अब सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर होती है जब एक देश के अंदर की जनता आपस में ही लड़नी शुरू हो जाती है, कि कोई दूसरा देश हमला नहीं कर रहा बट आपस में ही जनता लड़ी पड़ी है, दो अलग अलग ग्रुप्स बना के। तो इसके अंदर क्या हुआ था ना कि रशियन जो रेवोल्यूशन था ना, एक फैक्ट है ये, इसके अंदर ब्लडशेड ना के बराबर हुआ था, कि हुआ ही नहीं है तो बहुत थोड़ा हुआ। बट उसके बाद रशिया में आई सिविल वॉर। अब रशिया की जो सिविल वॉर थी ना, ये बहुत ब्लडी थी, इसके अंदर बहुत खून खराब हुआ, खुलेआम हुआ। अब एक ये फोटो दिखाता हूँ आपको, इससे आपको आइडिया लगेगा कि रशियन जो सिविल वॉर थी ना, इसमें कितना खून खराब हो गया था। ये लोगों को आप देखो, इनके हाथों में देखो आप, एक किसी के हाथ में बंदूक है, किसी के हाथ में पूरी बड़ी तलवार लिए खड़ा है, यहाँ ऊपर भाले हैं ये स्पीयर्स, यहाँ पर ये चाकू लिए खड़े हैं। वो सब लोग जो हथियार मिला सबको हाथ में, वो सारे हथियार लेके पहुंच गए, और लड़ाई हुई थी आपस में, बिल्कुल मार काट मची थी हर एक गली में। रशिया के हर बड़े शहर में लड़ाई हो रही थी। तो अब ये हुई किस किस के बीच में थी? बोल्शेविक्स जो पार्टी लेनिन चला रहा था जिसको, और एक थी मेंशेविक्स। मेंशेविक्स कौन कौन थे? मेंशेविक्स तो वो थे जो, एक तो चीज थी, रशिया का जो राजा था वो भाग गए थे, जो उन्होंने भी सपोर्ट, उन्होंने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पहले थी उसके बड़े बड़े लीडर्स, और जो दूसरे कैपिटलिस्ट देश थे। अब वही बात है ना, कम्युनिज्म राइज हो रहा है, और कम्युनिज्म का नेचुरली सबसे बड़ा दुश्मन होता है कैपिटलिस्ट। तो जो कैपिटलिस्ट थे, ये सब लोग मेंशेविक्स के सपोर्ट में थे, और उनके अंदर लोग भर रहे थे। तो वही बात है, अब लोग सोशलिस्ट लोग थे, वो फैक्ट्रीज छीन रहे थे बड़े बड़े लोगों से, और उनको इक्वली बांट रहे थे, बड़े बड़े जमींदारों से जमीनें काट काट के लोग सबको बराबर बांटनी शुरू कर दी। तो वो लोग भी नाराज हो गए। तो वो सारे मेंशेविक्स के सपोर्ट में आ गए, जितने भी अमीर लोग थे, जितने भी पावरफुल लोग थे रशियन एम्पायर के अंदर, जो पावरफुल थे, वो सारे मेंशेविक्स के सपोर्ट में। अगर बोल्शेविक्स जो आम जनता थी वो, तो बोल्शेविक्स को लीड कर रहा था लेनिन, और जूलियस मोरोटोव ये लीड कर रहा था मेंशेविक्स को। ये दो नाम याद रखना। तो जो बोल्शेविक्स थे ना, ये तो गवर्नमेंट रन कर रहे थे, इनके पास तो पावर तो थी, पावर में तो ऑलरेडी थे, जो रशिया की आर्मी थी वो भी इनके ही सपोर्ट में थी। उसके साथ साथ कॉमन पब्लिक इनके साथ थी, क्योंकि उनका पब्लिक इंटरेस्ट था कि यार हमारी लाइफ सुधरेगी तो इनके अंडर ही सुधरेगी। दोबारा से अमीर लोगों का राज हो गया तो जो हमारे पास जो कटपिट की जमीन आई है, जो सरकार हमारा भला करना चाह रही है, वो तो बंद हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए कॉमन लोग तो थे बोल्शेविक्स के साथ, बट मेंशेविक्स को कैपिटलिस्ट नेशंस ने, और जो बड़े बड़े अमीर लोग थे जिनके पास इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पैसे थे जिनके पास, जिनके पैसे छीन कर ही बांटे जा रहे थे गरीब लोगों में, वो उनके खिलाफ हो गए। बट वही बात है ना, नंबर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो सिविल वॉर थी वो खत्म हुई, और मेंशेविक्स को खत्म ही कर दिया, हरा दिए, भगाओ यहाँ से, और रशिया बन गया यूएसएसआर। अब ये यूएसएसआर बन गया था। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।